और ये कम से कम उसने 3000 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ने क्या किया, वीडियो ऑन कर दीजिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये डेली ऐसा करती है, ये नहीं कि एक बार भेज दी तो भेज दी। बाई कंबाइनिंग पोलर सैटेलाइट जानते हो ना? हाँ सर। तो 3000 इमेजेस मेक, ठीक है, ग्लोबल इमेज, उनको मिला जुला तो क्या बनाती है, दैट इज इमेज ऑफ ग्लोब। टू हेल्प अस द लोकेशन ऑफ ऑयल स्पिल, समुद्र में कहीं कहीं ऑयल स्पिल होता है, कहीं नीचे तेल के कुएं फूट पड़ देते हैं तो सारा तेल ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि हल्का होता है तो उससे बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और हैबिटेट का लॉस होता है। हमें मिल जाता है लेकिन हैबिटेट का लॉस होगा तो कहीं ना कहीं हम भी अफेक्टेड होंगे। विंड डायरेक्शन बताएगा, और क्या बताएगा, इंफॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन एंड सुनामी, ये सब बताएगा कि कहां पर तेज बवंडर आ रहा है। एंड भंवर, पानी में पड़ी तो भंवर, और हवा में चली तो उसे क्या कहेंगे, ये पानी में, इसको देखा है ना हमने कई बार, तुमको बताया था वॉर्टेक्स, पानी में बनता है तो क्या कहलाता है, वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स तो मैंने यहाँ भी आपको दिखाया है। और हवा में चले, ठीक है, तो दैट इज साइक्लोन। तो साइक्लोन भी होता है, और ये चीज जो होती है, ये चीज सुनामी लाती है। पहले इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन जब जापान में बड़ी तबाही आई तो सब लोग इसे सुनामी के ही नाम से जानते थे, जापान का ही नाम। इंफॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन एंड सुनामी, ये सब हमको बताती है। कौन बताएगा, सैटेलाइट इमेज। व्हाई इज अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, इज अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ तो एक यूनिक प्लेनेट इसलिए है क्योंकि इस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड देयर आर मैनी लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स, ऐसा है कि नहीं? तो देयर आर मैनी लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स, सो इट इज अमंग बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। बिलियन का मतलब जानते हो, 10 to the power 9 ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। Earth is only planet where life exists। ये तुमको मालूम है ये कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे। और मिल्की वे के बगल में कौन सी गैलेक्सी है? बोलो। करेक्ट, ये कह रहा है इसी ने बताया सबसे पहले। है। हाँ, ये जा सबसे पहले चुका, अंशुमन ने मेरे को बोला। तो भी दोनों ही बहुत तेज है, वो तो तेज नहीं है। मिल्की वे कौन सी गैलेक्सी है? आकाश गंगा गैलेक्सी, आकाश गंगा। ये देखो, अंशुमन ने हम सब लोगों को बताया कि एंड्रोमीडा, बहुत बड़ी बात है, इतना ये जानता है। सर उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में नहीं किसी ने, वो अपने साइंटिस्ट अपने नाम पे रखा है जिसने इसे देखा। ये बहुत चमकता हुआ तारा लगता है लेकिन है गैलेक्सी। हाँ, और दैट इज, इसको क्या कहते हैं, कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमीडा। जो हमारी गैलेक्सी है उसके सेंटर से सन यहाँ पर गैलेक्सी है। गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार, और इसमें कितने स्टार्स हैं? 10 to the power 50 बिलियन सही कह रहे हो, तो 50 का इसे मल्टीप्लाई करो, स्टार्स 50 बिलियन, कितने हैं? 50 बिलियन, और इसमें भी 50 बिलियन। समझ में आया? ये दोनों गैलेक्सी पास आ रही है, 5 बिलियन ईयर्स बाद ये टकरा जाए। तुम्हारे पास सिर्फ 5 बिलियन ईयर्स का ही समय है। तो
5 × 10⁹ years। बच सको तो बच लो, फिर इसके बाद ये टकरा जाएंगे, दोनों के ब्लैक होल एक हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है, बहुत लेस चांस है सोलर सिस्टम इसमें से निकल जाए, बच जाए। सही है, तो तुम समझ गए। जैसा कि अंशुमन ने हम लोग को बता दिया कि एंड्रोमीडा गैलेक्सी है और ये मिल्की वे, दीज आर द, ठीक है। और सन के जो सबसे पास का स्टार है वो ये सन है, इसके बगल वाले स्टार को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, अल्फा सेंटारी। अल्फा, तो याद था, उसके बाद वाला ये निकटतम तारा, इससे लाइट को आने में 4.5 साल लग जाते। लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है, जबकि सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और यहाँ से आने में 4.5 साल। जो अभी तुम इसे देख रहे हो 4.5 साल पहले लाइट चली हो, तो वो अभी देख रहे हो। समझ में आई बात कि नहीं? और अर्थ के सबसे निकट का प्लेनेट कौन सा है? मार्स। तो प्लेनेट, नियरेस्ट प्लेनेट इज मार्स, नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंटारी एंड नियरेस्ट गैलेक्सी इज जैसे तो मार्स से आगे वाले भी तो हो सकता है। आगे उसके बाद फिर मार्स है। अभी मैं उसका टेबल बनाऊंगा, टेबल बनी हुई किससे किसी के क्या डिस्टेंस। चलो तो बोलो, नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मार्स टू अर्थ इज मार्स। इसीलिए सारे जितने भी यहाँ से सैटेलाइट भेजे जाते हैं मार्स पे भेजे जाते हैं। और नियरेस्ट स्टार तो बताओ। टू सन, सन भी एक स्टार है, अल्फा सेंटारी। और ये बताओ कि अभी अंशुमन ने क्या बताया? नियरेस्ट गैलेक्सी क्या बताई? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, दैट इज नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा, जो अब टकराने वाली है। थोड़ा सा बचा। चलो, तो आवर अर्थ इज यूनिक प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। सो लाइफ सपोर्टिंग सॉइल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, life supporting air belt is called atmosphere, and life supporting water is called hydrosphere. So the thin belt on earth at which life exists, sentence पूरा करो सोनल, is called, बोलो, कोई बात नहीं, श्रेया आप करो। करेक्ट, थिन बेल्ट जो भी अर्थ में है इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, जैसा कि श्रेया ने बताया। फिर बायोस्फीयर इज फर्दर, जो भी बेल्ट है चारों तरफ, बेल्ट एयर की भी हो सकती है, वाटर की भी हो सकती है, ये बहुत थिन है। बायोस्फीयर इज फर्दर सब डिवाइडेड स्फीयर, ये ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट है। बायोस्फीयर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, पहला देखो लिथोस्फीयर क्या है, दैट इज थिन क्रस्ट of earth which is uppermost, और ये बहुत पतली है, 1 मीटर ही है, which is uppermost and supports life। तो तुम्हारी बुक में कितना लिखा है, कितनी मीटर थिक होगी? बहुत जगह में पढ़ा ये 1 मीटर थिक है, ठीक है, आप लिखो इट इज 1 मीटर थिक एंड कितना होगा बोलो? लाइक पील ऑफ एप्पल, सिर्फ ये कितना है? लाइक पील
ऑफ पेपल, बस उतना ही है, इसके अंदर फिर कुछ नहीं होता। आगे देखो थिन क्रस्ट। आगे हम नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। चलिए, लिथोस्फीयर तुमने समझ लिया। अब हम देखेंगे थिन बेल्ट ऑफ वाटर, दैट इज या पोर्शन ऑफ वाटर, लिखो थिन तो नहीं है वो, पोर्शन ऑफ वाटर। पूरी अर्थ 6400 किलोमीटर है, कितनी किलोमीटर, और सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही समुद्र की डेप्थ है। समुद्र मैक्सिमम कितना डीप है, डीपेस्ट 8000 मीटर। तो 8 किलोमीटर इसके कंपैरिजन में कितना होगा, क्या बहुत थोड़ा नहीं होगा? तो इसलिए पोर्शन ऑफ वाटर 13,000 मीटर है डीपर में। हाँ, मरियाना अब मेरियाना वाला ट्रेंच 13,000। चेक कर लेते हैं तो सही, अगर ऐसी बात होगी तो करेक्ट भी हो जाएगा। मेरियाना ट्रेंच आपने बताया ना? हाँ, वो डीपेस्ट पॉइंट है सी। हाँ, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ सी इज हाउ डीपर? 10,000 से 10,900, 11,000 11,000 का, यानी 11,000 मीटर का क्या मतलब हुआ? 11, सही है। चलो ठीक है, 11 3 किलोमीटर होगा। पोर्शन ऑफ वाटर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, सेंटेंस पूरा करिए सोनल, that is hydrosphere, and the portion of air belt ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 500 किलोमीटर तक है तो वहां तक लाइफ नहीं है। 1 किलोमीटर तक में ही सब कुछ होता है। जो चील कौवे उड़ते हैं ना, ईगल तक भी 1 किलोमीटर से ऊपर थोड़े उड़ पाती है, बादल से ऊपर थोड़ी चली जाएगी। सो पोर्शन ऑफ एयर बेल्ट वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बोलने के लिए एटमॉस्फेयर कहते हैं, बायोस्फीयर का पार्ट है, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि ये 500 है, 500 किलोमीटर, वैसे ये 6400 है, तो 500 मुझे और पतला बनाना चाहिए। 500 तो कम ही होगा ना, 1000 ही कम होगा, इतना ही समझो बस। और उसमें भी मैं 1 किलोमीटर बनाऊं तो सोचो कितना कम होगा। समझ में आई बात? ये तो एटमॉस्फेयर है जिसमें 350 के बाद एक्सोस्फीयर शुरू हो जाता है। ये है 500 किलोमीटर की तो हमारी एयर बेल्ट है, और एयर बेल्ट में 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर कितना कम होता होगा, वहीं बादल भी होते हैं। तो 1 किलोमीटर में ही सारा लाइफ एग्जिस्ट है। सही है। अच्छा, अब अगले पेज पे देखो कि that is why do the planets of our solar system, वो दिखते कैसे हैं? What do the planets, क्या कुछ planets solid हैं of our solar system look like, these planets look like spherical, nearly spherical, some are solid and some are gaseous। सर, हाँ बोलो। जो प्लैनेट रहते हैं ये हमेशा मतलब गोली क्यों रहते हैं? कोई कुछ रिंग शेप का क्यों नहीं रहता, कुछ अलग अलग शेप के क्यों नहीं रहता? क्योंकि सेंटर पर इक्वल ग्रेविटी है। कुछ पानी के भी प्लैनेट हैं, ऐसे भी कुछ हैं, लेकिन वाटर भी कभी तुमने ऊपर से गिराया है तो स्फेरिकली होगा, छोटी छोटी बूंदें होती हैं। हाँ। कहने का मतलब है कि अगर सेंटर से एक ही तरफ तक ग्रेविटी हो, तुम यही सोचो यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, कैसे हैं? बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और यहाँ पर अर्थ में अचानक कोई एस्टेरॉइड टकरा जाओ, ये ऐसे है, नीचे क्रस्ट भी है,
तो बस बोलो ये पहाड़ गिर के नीचे जाएंगे, यहाँ पे जाके भरेंगे, कि ऊपर चले जाएंगे? नीचे। अल्टीमेटली ऐसा होता रहता है, जर्क देते जाओ वो नीचे जाएंगे और अल्टीमेटली ग्रेविटी की वजह से सभी एक जैसे हो जाएंगे। पहाड़ हैं, लेकिन क्या जो लैंडस्लाइड होती है वो ऊपर की तरफ होती कि नीचे? तो जहाँ जहाँ कैविटी है उसको वो भर देगी और अल्टीमेटली इट बिकम्स स्फेरिकल, क्योंकि एक ही जैसा ही तो होगा। और वाटर तो स्फेरिकल होगा ही, क्योंकि ग्रेविटी एक जैसी ही है पूरी। और अगर कहीं ऊंचा भी है तो कभी अगर हिमालय पे ऐसे जर्क आएगा तो वो कहाँ गिरेंगे पत्थर? क्या वो नीचे जहाँ ढलान है और ढलान में भी जहाँ बिल्कुल गहरा है वहीं नहीं गिरेंगे? सबसे ज़्यादा बाढ़ बिहार में क्यों आती है? क्योंकि वो समुद्र तल से सिर्फ 600 मीटर है और जोधपुर 2000 मीटर ऊंचा है। जोधपुर में बाढ़ ही नहीं आ पा रही। यूपी में कोई भी ऐसा जिला नहीं जो 2000 मीटर से ऊपर ना हो। और बिहार का भागलपुर 600 मीटर पर है, सब पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है। और पानी नहीं इकट्ठा होता, वहाँ जाके सेडिमेंट्स भी इकट्ठा हो रहा, तो क्या वो उसे नियरली स्फेरिकल नहीं बना देगा? पूरे रोड पर पानी आ जाता बोलो। तो अब तुम्हें ये बात समझ आ गया कि प्लैनेट्स लुक्स लाइक कैसा होगा? ये सब किसकी वजह से होता है? सेंटर। ग्रेविटी की वजह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। एंड सम प्लैनेट्स आर कैसे हैं? सॉलिड्स। जो पहले के 4 प्लैनेट हैं वो लोग कौन कौन सा? दैट इज मार्स। मार्स नहीं लिखो, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, यूरेनस, नेपच्यून, सारे नीचे हैं। सभी नहीं बताओ। वीनस, अर्थ, मार्स, ये सभी कैसे हैं? सॉलिड। आर सॉलिड प्लैनेट। वाइल अदर्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुणियम, ठीक है। और फिर अगला क्या है? यूरेनस, नेपच्यून और नेपच्यून आर गैसियस एंड क्वाइट लार्ज देन अर्थ। जुपिटर तो बहुत बड़ा है, वो हम दिखाएंगे जुपिटर में कितनी अर्थ आ जाती होगी। 16,000 अर्थ आ जाएंगे, इतना बड़ा है। और कई लाख अर्थ तो सन में आ जाए। उनके बीच में गैप को भी यार रहता है। अगर सन इतना बड़ा है तो एक सरसों के दाने के बराबर है, दिखेगी भी नहीं, ठीक है। दीज आर गैसियस एंड क्वाइट लार्ज। ये चारों एक जैसे ही, अर्थ के साइज के जैसे ही। वो भी हम अभी टेबलेट में अगला टेबल है उसको भरवाएंगे। एंड क्वाइट लार्ज देन देन, ठीक है। अब ये देखो, इतनी बात तो तुमको समझ में आ चुकी है। नाउ लेट अस कम टू टेबल और थोड़ा सा और जानकारी भी हासिल करते हैं अपने सोलर सिस्टम। अब हम बाकी की नॉलेज पे बात करें। हमारे सोलर सिस्टम में देयर आर मैनी एस्टेरॉइड्स, तो उसकी वजह से उसको नहीं माना गया। हाँ, वो अभी हम दिखा देंगे। अब टेबल है, थोड़ी चीज़ें अब जब दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा, उसी से हमको भी कंफर्म होगा। अब आगे देखो, व्हाट डू प्लैनेट्स लुक लाइक। तो अब हम इसके लिए देखेंगे कि ट्रिक टू लर्न सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स। देखो, माई वेरी एफिशिएंट मदर just serve us nuts। इसी से बना लो। Mercury, that is Mercury। Venus सबसे चमकीला ग्रह है। Earth, shiny brightest, that is Mars। Jupiter, Saturn, यूरेनस और नेपच्यून। चलो अब आगे की बात करते हैं। लेट अस फिल
this. Our home Earth, a unique life-sustaining planet solution. Now let us see and feel it. चलो ये देखो, अवर पहला देखो मरकरी क्या है, इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है बताओ। एवरेज टेम्परेचर 170 डिग्री। 170 डिग्री, जबकि अपने यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री माना जाता है आपका। क्या माना जाता है? 15 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग मरकरी की बात करेंगे। और अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका साइज कितना है, अगर अर्थ का साइज 1 माना जाए? 0.38। ठीक है, तो इससे मतलब है कि मरकरी जो है अर्थ में अगर फ्रैक्शनली देखा जाए तो छोटा ही है। यस सर। मरकरी एवरेज टेम्परेचर इसका 170 डिग्री। फिर ये मुझे बताओ वीनस का कितना है? क्यों 450 है जबकि ये दूर है? सर क्या थिक एटमॉस्फेयर किसका? वीनस का। सर वीनस का थिक एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट ट्रैप एटमॉस्फेयर में करता है। क्या चीज एटमॉस्फेयर है? क्या ग्रीन हाउस गैसेस का। CO2, सिर्फ CO2 है। मार्स, मार्स जो है इसका -60 है, तब भी इसको गर्म ग्रह कहा जाता है। जुपिटर को कितना है? फिर गलत तो नहीं बताया इसमें? नहीं, तब भी इसे कह रहे हैं चलो इतना तो गर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्म? ये गलत है। हम तो जम माइनस। और सैटर्न में देखो, ये सब ठंडे पे हैं, दैट इज दूर जाने पे ठंडे होते जाएंगे। सैटर्न शनि -140 डिग्री। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये 9 ग्रह जिनकी हिंदुओं में पूजा की जाती है। सर लेकिन सर हमें सर लेकिन प्लैनेट्स तो 80 हैं। 8 अब होगा, इस साइंटिस्ट ने मान लिया। यूरेनस, साइंटिस्ट ठीक है, -195 डिग्री सेल्सियस। और ये मुझे बताओ नेपच्यून का कितना है? 200 माइनस। जितना दूर होते जाएंगे सन से उतने कूल होते जाएंगे। अरुण, वरुण, अरुण, सर ये वो तो नहीं है। वरुण। और यम किसको कहते हैं? प्लूटो, लेकिन वो कट गया है। सही। क्या? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। सर ये जो अब आगे देखो, एवरेज टेम्परेचर ठीक है। एवरेज टेम्परेचर के बाद तुम जरा इनके साइज के बारे में तो बताओ। सर रेडियस। रेडियस कंपेयर्ड टू अर्थ। सर तो ये डिग्री सेल्सियस में 0.3 ये सब डिग्री सेल्सियस में है। दैट इज 0.38, यानी ये 38% ही है अर्थ का। और जो जबकि वीनस बिल्कुल नियरली 95% साइज है उसका। आगे देखो, अर्थ का बिल्कुल 100% साइज है, क्योंकि अर्थ के ही कंपेरिजन में सब कुछ लिया जा रहा है। 0.53, 53% है मार्स। और ये मुझे बताओ कि जुपिटर कितना है? 11 जुपिटर को देखो, 11 गुना है भाई भारत का। भारत का नहीं, अर्थ का। और ये मुझे बताइए सैटर्न कितने गुना है? 9.4 9.4, तभी बड़ा। यूरेनस 4 टाइम्स। और इसके बाद 3.9 3.9 3.9
सर फोर ही है। 3.9 में सर 4 लिखा है। फोर है हाँ तो फोर अप्रॉक्स लिखोगे सर अप्रॉक्स है ना जो सही चीज है वो लिखो। अगली चीज देखिए क्या ये बताओ हैज एन एटमॉस्फेयर नो यस हैज एन इसमें तो नहीं है इसमें यस लिखा है इसमें भी यस है यस मार्स में तो डस्ट के वो उड़ते रहते हैं यस मार्स को क्या कहेंगे आप एटमॉस्फेयर लेकिन वो यस बोल रहा है यस रेड प्लैनेट है। इसके बाद जुपिटर पूरा गैस ही गैस है सर मर्क्यूरी भी यस है। बाकी सब में ऐसी नो सर इसमें सब ऐसी है यस सॉरी मरकरी में नो है बेचारा मरकरी के लिए रह देखो गया सैटर्न सब में यस यस लिखो सर बुक में मर्क्यूरी अच्छा नो ही नहीं बेचारा कोई बात मरकरी नहीं के लिए रह गया बुक से नहीं इससे देखो सही है तो इससे पता चलता है कि मरकरी में एटमॉस्फेयर नहीं है सब में है ये चारों विच आर द सॉलिड प्लैनेट्स एंड विच आर गैसेस प्लैनेट अब हम ये भी देख लें जब इतना हम देख ही रहे हैं सो देखो which planets of solar systems are solid and which are gaseous तो अब हम The देख solid or rocky planets are Mercury, Venus, Earth, and Mars. The ये gaseous चारों कैसे planets, हैं? which include Jupiter and Saturn, and also Uranus and Neptune, are the outer planets. ठीक है तो सब ये गैसियस हैं एक को आइस जाइंट भी कहा गया है ये सॉलिड है और ये सब कौन है गैसियस इसको कहेंगे आइस जाइंट जाइंट का मतलब समझते हो बहुत बड़ा आइस का गोला सर तो ये प्लूटो बर्फ है क्या हाँ तभी तो ब्लू कलर का है प्लूटो क्या होता है प्लूटो कौन सा प्लूटो के चारों तरफ एस्टेरॉइड की ऐसी बेल्ट है कि वो उसका ऑर्बिटिंग टाइम बदल देती है हर बार एक एस्टेरॉइड टकरा देता है जबकि प्लेनेट के गुण होते हैं कि और उसका शेप ज़्यादा ओवल है वो नियरली स्फेरिकल नहीं है जो ऑर्बिटल उसका पाथ है ना तो वो प्लेनेट के कई गुणों को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक तो ऑर्बिटल पाथ ज़्यादा ओवल है और एक उसका हर साल जो ऑर्बिटिंग टाइम है जिसको ईयर बोलेंगे वो डिफरेंट है इतनी बात समझ में आ गई अब जरा देखिए What is the solar year of different solar system planets compared to Earth? मैं ये बता दे रहा हूँ जिससे आपको जानकारी Solar years or orbital periods differ greatly depending on a planet's distance from the Sun. देखो year इसका Mercury has कितने the दिन का shortest है? year at 88 Earth days, while Neptune's year is about 165 Earth years. इसी में हम Generally, लिखेंगे। inner planets have shorter years, and outer gas giants have much longer ones. तो बोलो ईयर कितने दिन का है इसका ईयर 88 डेज जो ये सब है अर्थ के हिसाब से जो डेज है उसके हिसाब से चलना सही है और अगला देखो कि नेपच्यून का कितना है 165 years 165 अर्थ ईयर्स वो ईयर नहीं है डेज में 165 ईयर्स बाद तुम्हारा बर्थडे आएगा अगर नेपच्यून में बैठी हो तो मर जाएंगे तब तक तो बर्थ ही नहीं है तुम्हारा ही आएगा 225 अर्थ डेज 225 डेज अर्थ डेज सही वीनस में अर्थ में कितने दिन का 365 डेज इसी को 1 ईयर कहेंगे बोलो बात समझ आ गई अगला देखो वो तुम पीते 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 बाहर खिसक रहे हो हेल्प के लिए 87 days चलो that is 1.88 ईयर ये ज्यादा देर में चक्कर लगा रहा है धीरे धीरे दूर है तो धीरे धीरे चक्कर अगर पास में धीरे हो जाए ना ये सन में ही गिर जाए इतनी तेज चक्कर लगाना पड़ता है ठीक है अच्छा आगे बताओ कि दैट इज जुपिटर तुम वहां से भी देख सकते हो कि बोलो जुपिटर का कितना दिया है 4 years आप बताइए approx 12 अर्थ ईयर्स 12 साल में एक चक्कर लगाता है क्या तुमको मालूम है जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं सर बहुत सारे अब किसके 12 है किसके 15
जुपिटर इसका तो 1 चार है, ही ठीक है। और इसका फोबोस और डेलमोस किसके सैटेलाइट्स हैं? मैच अच्छा, ये 12 ईयर है, तो इसके अभी हम देख लेंगे कितने सैटेलाइट्स हैं। सर इसमें और नहीं बनना सेटल मिलेगा। लो, जुपिटर के अभी 4 बच थे ना, ही गया। तो जुपिटर के 4 थे शायद। 29.5 ईयर्स में ये चक्कर लगा रहा है। और अगर हम यहाँ जिएंगे तो 3 बर्थडे मना पाएंगे, और यूरेनस में मरते समय हमारा बर्थडे होगा समझ जब हम 84 ईयर्स के होंगे। नेपट्टून में तो बन ही नहीं पाएगा। सब लोग बर्थडे मना देंगे हमारा। अब अगला देखो, नेपट्टून में तो मना ही नहीं पाएंगे। मना नहीं पाएंगे क्योंकि इतने साल जिंदा ही नहीं रह पाए। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ कि As of 2025, Saturn has the most confirmed natural satellites with 147. सैटर्न Jupiter के follows पास closely, and the solar system has over 400 moons in total, including minor and unconfirmed ones. The rocky Jupiter में planets have few 400. or no moons. सर ड्वार्फ क्या होता है? पौने सैटेलाइट्स, उसके चक्कर लगाना है। अर्थ के कितने हैं? 1। और जरा देखो, मरकरी के कितने हैं? क्या तुम्हें मरकरी के सैटेलाइट पता है कि अभी तक नहीं पता है? 0। और वीनस के कितने? 0। 0। लेकिन मार्स के कितने होंगे? फोबोस और डेलमोस है, लिखा है डेलमोस है, 11th की बुक में लिखा है। फोबोस और डेलमोस, सर जुपिटर तो कुछ और ये मून है। मून जब इनके पास आता है तो हाई बाय करके जाता है, ठीक है। और सैटर्न के 147, नेपच्यून के 14 लो, और यूरेनस के 27। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब तुम्हें कुछ चीजें पता चल गई। साइज तुमने देख लिया अर्थ के कंपैरिजन में, यस सर। ये 9 गुना है और बाकी 11 गुना 4 गुना, ये सब साइज है। अब हम अगली हेडिंग पे आते हैं। इसमें से इतना नोट कर लिया तुमने? सर अभी 1 मिनट सैटेलाइट सब नोट कर लो, so that then we will come to next page। और मैं ये भी बताऊंगा कि वीनस हॉटेस्ट क्यों है, जबकि वो सेकंड है तभी हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक कंप्रेस्ड बेल्ट है, और मरकरी के Green पास house कोई gas एटमॉस्फेयर ही नहीं है। बेचारा मरकरी, बेचारा मरकरी। मेरी बहुत कुशल माँ ने हमको अखरोट खिलाए, रोटी बस। ठीक है। अगला देखो, सर आपको पता नहीं इंजीनियरिंग याद करने में मेरे को 1 साल लगा। अरे मुझे अभी तक याद नहीं, मुझे हिंदी के याद है, ये इंग्लिश वाले आदि नहीं होते। सर आप क्या याद करते हो? रात को बहुत मुश्किल पड़ रही है। चलो देखिए, वीनस क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट। While it is second distant planet, ये कितना डिस्टेंट है? सेकंड डिस्टेंट प्लैनेट। ऐसा क्यों है? जब as we move away from sun, then the hotness should decrease, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। As we move away from sun, the temperature of planet should decrease। डिस्टेंट क्या होता है? दूर, वो दूर सेकंड डिस्टेंट प्लैनेट। डिस्टेंस नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डिस्टेंट प्लैनेट। यानी हमने इसे क्या एडजेक्टिव बना दिया, ये नाउन है, नाउन के पहले लगा दिया। तो द टेम्परेचर शुड डिक्रीज। तो ऐसा क्यों है बताओ? तुम्हारी बुक की लास्ट लाइन पढ़ो जरा, 213 पेज की। बिकॉज
इट हैज थिक एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। अगले पेज पे लिखा है इट इज बिकॉज, ये क्वेश्चन भी है तुम्हारी एक्सरसाइज का, Yes, sir. इट इज बिकॉज इट हैज ठीक है एटमॉस्फेयर थिक एटमॉस्फेयर, ऑफ CO2 बहुत अच्छा, एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 गैस which once traps sunlight does not allow it to escape। sunlight आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। which gives it greenhouse effect। तुम्हारी चाय यहाँ हमेशा गर्म रहेगी। हाउस इफेक्ट, ठीक है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, देखो लिखा भी है। यहाँ पे चाय ही vaporize वेरी हॉटर देन विच इज, ऐसा होता होगा यहाँ पे फिर ये चाय इसकी CO2 की लेयर है और जब सनलाइट आएगी तो क्या ये अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, ऐसे सनलाइट आई सर चाय गर्म नहीं रहेगी सर, चाय तो वेपोराइज ही हो जाएगी। Vaporize नहीं हो जाएगी। तो ये CO2 है और ये वीनस है, ठीक है। अब जरा देखो, द ग्रीन हाउस इफेक्ट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग राइट टेम्परेचर ऑन अर्थ। वाइल ऑन अर्थ CO2 का परसेंटेज कितना है बोलो एटमॉस्फेयर में? 0.25 एटमॉस्फेयर में और 0.2 अर्थ में, सॉइल में। तुमसे अलग अलग पूछा जाएगा कि कितनी CO2 एटमॉस्फेयर में है, 1% नहीं है, 1 की भी चौथाई। और अर्थ के अंदर कितनी कार्बन है, और हम सब कार्बन के बने हैं। कार्बन ना होती तो क्या बन पाते? ग्लूकोज खाते हैं, हर चीज में कार्बन है, इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शरीर में कार्बन, ठीक है। कार्बन बेस्ड इंसान क्या है, अगर जब यही जमीन के अंदर पेड़ गल जाते हैं, जल जाते हैं, तो क्या वो कार्बन कोयला बन जाते हैं? यस सर। उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, पूरा कार्बन ही तो है। और बोलो जो डायनासोर अंदर चले गए वो कार्बन के फ्यूल बन गए, पेट्रोल डीजल, वो सब तो कार्बन है। कार्बन को ही जला के तो हम सब गाड़ियां चला, तो हम किसके बने हैं? लेकिन जीवित इंसान को जला के गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए। अब आगे What is the percentage of carbon in atmosphere and in soil in earth? ये देखो, पता है तो बता दो, अदरवाइज मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि 0.25 तो एटमॉस्फेयर में, 0.2 जमीन में। अब ये देखो, Carbon dioxide makes up about 0.04% of the Earth's atmosphere. Soil, however, contains much more carbon, with topsoil typically ranging from 0.3 to over 1%, depending on its health. और एटमॉस्फेयर में कितनी है बोलो? 0.0%। अब लिखो, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ भी है लेकिन अर्थ में भी है, उसे भी ना समझाओ, वो टॉपर है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एयर इज, देख लो कितनी बढ़ गई है। जब मैं पढ़ा करता था तो 0.25% थी, अब लोगों ने गाड़ियां चला चला के इतना कर दिया 0.40%। तो बोलो इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्या? सर 0.4 है ना, 0.04 है, हाँ? 0.04 है। 0.4 है, तब तो ठीक ही हुई है, क्योंकि इतना हमने पढ़ा था 0.025%, तब भी बढ़ी है, ऐसा था। हमारा अर्थ में क्या हो रहा है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है ना, तभी तो ग्लेशियर पिघल रहा है। तो अगर ये देखो और ये देखो तो कौन बड़ा है? Which gives it global warming effect and makes it just right to live। इसको जस्ट सही का टेम्परेचर देती है कि नहीं? और नहीं तो मून पे चले जाओ, तो मून पे दिन का 250 का टेम्परेचर, रात का -170, जिंदा रह पाओगे? वो सर तुम्हारा कंबल लिए भी ना गए तो तुम्हारा नाश निश्चित है। कंबल के साथ नाश्ते, ठीक है। सो विच ऑन अर्थ, लिखो इस चीज को, विच गिव्स इट माइल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, उतना नहीं देती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये बताओ? सर
The air and capturing of heat. makes it just right. सर वो मतलब कुछ हीट ट्रैप करती है ऐसा कुछ होता है। बहुत अच्छा। इनके मालूम होगा, नहीं तो इनको इतना कैसा पता। ये देखो, ये देखिए, ये इस तरीके की झोपड़ी होती है, पॉली हाउस तुमने देखे हैं? यस सर। जहाँ पे खेती होती है, बड़े बड़े पॉली हाउस। और इसमें सनलाइट अगर आ गई तो अंदर ही अंदर ऐसे टकरा टकरा के घूमती है, और नीचे यहाँ घास, पत्ती, टमाटर, भिंडी उगी रहती है। जल्दी जल्दी हो जाता है। ये गेट है। तो इस तरीके से ये ग्रीन हाउस है। जैसा इफेक्ट इसके अंदर होता है वैसा ही इफेक्ट बंद कार में होता है। जो कार वाले लोग हैं, देख लें एक बार, जिनके यहाँ कार है तो उनके कार में क्या होगा बताओ? दैट इज शीशे के अंदर जो बैठे हुए हैं, इट इज इफ लाइट गोज देन इट ट्रैप्स। क्या हो जाएगी बोलो? ट्रैप हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो भी गद्दी पे बैठे हैं तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस अचानक तुम कभी ऐसे धूप में खड़ी कार में बैठे हो अंदर, देखो कितनी गर्मी लगती है। तो वही चीज ग्लास भी वही काम करता है। ग्लास जो काम करता है वही पॉलीथीन भी करता है। क्या पॉली हाउस? अच्छा, पॉली हाउस में मैं लेह लद्दाख में 2 साल रहा। वहाँ पे सरसों का तेल भी जम जाता था। सरसों का तेल लगाने के लिए पहले उसको पिघलाओ, तब तो उसको सर पे लगाओ। समझ में आई बात कि नहीं? ऐसी स्थिति थी। तो अगर ऐसी स्थिति में वहाँ तुम्हें खाना खाना है, वहाँ सब लोग ग्रीन हाउस ही बनाते थे। -40 डिग्री में क्या वहाँ गोभी उग सकती थी? लेकिन जैसे ही सनलाइट पड़ती थी तो अंदर वार्मथ होती थी, उसके अंदर चले जाओ बिल्कुल गर्म। समझ में आ गया ग्रीन हाउस का क्या मतलब? सो इट इज, इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। और इस इफेक्ट को ही हमारी अर्थ के ऊपर जो CO2 की लेयर है, क्या वो यही काम करती है? यस सर। किसकी लेयर बताओ जरा शिवांग? सर क्या वाटर वेपर्स, बहुत अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तुम तो सब जानते हो। और मीथेन, ये 3 गैस हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। और जबकि ये ब्लू प्लेनेट अर्थ है, तो दीज आर। चलो आगे बढ़े। अब हम पहुंचते हैं अगले चित्र और अगली हेडिंग की ओर। मुझे लगता है श्रेया ने इस डायग्राम को देखकर ही ग्रीन हाउस का आंसर दिया होगा, बिकॉज शी इज सो टैलेंटेड। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये फिगर 13.3 है। ऐसा देख के उन्होंने बोल दिया होगा। बुक में आप लोग भी देख लो। नाउ, what makes the earth suitable for life to exist? What makes the earth suitable? वैसे तो मैंने आपको 6 इसके बता दिए थे रीजंस। क्या उन्हीं को रिकंसाइल करें? suitable for life to exist। चेक करो। जस्ट राइट पोजीशन। हम सन से 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर हैं, एंड इट इज द करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन विच मेक्स इज टू लिव, गिव्स इज करेक्ट टेम्परेचर एंड मेक्स द वाटर लिक्विड। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हो, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तभी तो वाटर लिक्विड रहेगा। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग क्या है? 100 डिग्री। 100 से ऊपर चला जाता तो पानी उड़ जाता, और 0 से नीचे चला जाता तो तुम नेपच्यून पे बैठे होते। भारत का ये जो अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री है एवरेज, लिखा था कि नहीं उसमें? तो क्या ये जस्ट राइट नहीं है टू मेक वाटर लिक्विड? तो ये हुआ इसका मेल्टिंग पॉइंट, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके बीच की अवस्था क्या होती है? लिक्विड। क्या होती है? और अगर 0 से नीचे चला जाता तब क्या होता? सॉलिड। वाटर सॉलिड होता। और 100 से ऊपर चला जाता वेपर। तो ना तो हमें वेपर चाहिए ना हमें सॉलिड चाहिए। जो लिक्विड पिघल गया वही तो हमारे काम का है। तो इस तरीके से अवर डिस्टेंस फ्रॉम सन
is 14 crore 88 लाख किलोमीटर। कितनी है? ठीक है, ये देखो, डिस्टेंस फ्रॉम सन इज विच इज, तुम्हारी बुक में कुछ माइल्स में भी लिखा तो बता दो, मैं उसे लिख दूँ, कुछ ऐसा दिया नहीं है, वरना यही लिखो, यही है। तो 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर है, तो ये कितनी होती है? ठीक है, विच गिव्स इज राइट टेम्परेचर। राइट टेम्परेचर क्या होता है? एक सर्टेन टेम्परेचर जो अलाउ करे लिक्विड को लिक्विड, बिल्कुल सही। लिक्विड रहने के लिए, वाटर टू मेक वाटर इन लिक्विड फॉर्म, तभी जीवन संभव है। सबसे ज्यादा जीवन तो समुद्र में ही है। ठीक है, अब चला देखो, समुद्र में जो चला जाए तो खाने की कमी ना हो। द रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन ओवर विच वाटर रिमेन्स लिक्विड, उसको कहते हैं हैबिटेबल जोन, और समटाइम इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम सन, द रेंज ऑफ डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक कोई प्लेनेट रहे तो वाटर लिक्विड रहे, उस जोन को कहते हैं हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने वो डिस्टेंस कैलकुलेट की, उनके नाम पे भी कहा जाता है। तो हमारा जो है अर्थ उसी में फॉल कर रहा है। देखो, ठीक है, द रेंज ऑफ, सिर्फ नाखून ही खाना, फ्लैश मत खा लेना तेजस, दैट इज द रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए प्लेनेट, और कंसंट्रेट करो नाखून खाने पर, क्योंकि उसमें बहुत सारे 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। द रेंज ऑफ डिस्टेंस, बाद में नीचे से एल्बेंडाजोल खरीद के खा लेना, जिससे टेक वॉर्म ना आए पेट में। भाई हर चीज हमें करनी, हम लोग इंसान है ना। डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, ए प्लेनेट टू सन, फ्रॉम प्लेनेट टू स्टार, बहुत अच्छा आपने कहा, स्टार का, क्योंकि एक जनरल लैंग्वेज है। उसे क्या कहा जाएगा? इज कॉल्ड हैबिटेबल जोन। ये हैबिटेबल जोन है। कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 11 करोड़ के से लेके 17 करोड़ तक की जो डिस्टेंस है वो हैबिटेबल जोन होगी, और हम 14 पे पढ़ रहे हैं, तो क्या हैबिटेबल जोन पे नहीं है? ऐसा जोन जिसमें पानी लिक्विड हो, वो हैबिटेबल है। तो हम तो उस जोन में आ गए ना, तो हमें उतना जानने की जरूरत नहीं, उसके लिए आगे की क्लासेस हैं। हम छोटे हैं तो छोटा जाने, तो इसलिए कॉल्ड हैबिटेबल जोन। या और इसका दूसरा नाम बताओ निशांत जैन। गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन, ये साइंटिस्ट के नाम पर। अब आप आइए अगले तरफ। ड्यू टू वाटर इट अपीयर्स एज ब्लू फ्रॉम, ठीक है, स्पेस। अर्थ है 70% वाटर। कितनी है बताइए? 30% ही इसमें जमीन है। 70 नहीं तो 70, अब जितना भी है मैं तो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, कुछ लिखा है बुक में तो वही लिखवा दें। 70% वाटर ऑन द सरफेस, सर ऐसा कुछ तो नहीं सरफेस लिखा तो ऐसे 70 लिखो, बाद में उसको करेक्ट करते रहना। देखो इस चीज को, अर्थ है, मैं अप्रोक्सीमेट ही बता रहा हूँ, इतने डेटा कहाँ याद रहेंगे। अर्थ है 70%। अब मैं इनकी बात पर ध्यान दे देता हूँ। Earth is having 71% water. About 71% of Earth's surface is water, earning it the name blue planet. However, water only makes up about 0.02% of the planet's total mass, and most of that, 96.5%, is salt water in the oceans. 0.0% पोटेबल है पीने लायक इसमें। इस 70%, पहले तो 70% सोचो होता कितना है, इतना, ये पूरा वाटर है। और 30% क्या है बोलो, या 29% क्या है, जिसमें बहुत सारे कंटिनेंट्स हैं। इस 71% का
सिर्फ 0.02% पोर्टेबल है, पीने योग्य। पोर्टेबल का क्या मतलब है? पेय, जिसको सिंपली पिया जा सकता। सही है। सो इट अपीयर्स ब्लू। ये कैसा अपीयर होता है? ब्लू फ्रॉम स्पेस एंड कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अगला देखो, स्टेप फर्दर आइए। भाई मार्स रेड क्यों दिख रहा है? इसका भी तो रीजन बताओ। अब मार्स पे आ गए। इसकी मिट्टी ऐसी है। मार्स देखो, मार्स का इसमें चित्र भी बना है। मार्स कई बार हम लोग घर से देख भी सकते हैं। मार्स लाइज एट द एज ऑफ हैबिटेबल जोन। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ 17 लाख किलोमीटर तक हम चले जाते तब भी हैबिटेबल रहता, बस वो 17 लाख पे ही खड़ा। मार्स लाइज, तो इसलिए लोग सोच रहे हैं कि शायद वहाँ भी जल खोज की जा रही है, और कभी यहाँ पे लोगों ने न्यूक्लियर बम फोड़े तो फटाक से मार्स में जाके रहने लगेंगे, मजे करेंगे। तो ऐसे सोच रहे हैं। मार्स, ठीक है, मतलब लोगों ने न्यूक्लियर बम बना लिए हैं, लेकिन अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बना लिया है। बहुत बड़ा है। हाइड्रोजन बम से ऐसा होगा कि अगर उसने ब्लास्ट कर दिया तो इंक्लूडिंग अमेरिका पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, और अगले 50 बिलियन ईयर्स तक ये खत्म ही रहेगा, एक भी बैक्टीरिया नहीं पैदा होगा। तब तक एंड्रोमीडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा चुकी होगी, क्योंकि उसे तो 5 बिलियन ईयर्स है। अमेरिका कितनी तरक्की कर चुका है? वो कह रहा हम खुद को भी खत्म कर रहे हैं। तो वो डराने के लिए कर रहा है, ऐसे लोग बता रहे हैं। चलो, क्या मार्स पर अपना रोवर पहुंच चुका है? यस। तो वो वहाँ पता कर रहा है, लैंडेड एंड एक्सप्लोज। हमने 300 करोड़ में एक मार्स पर अपना रोवर भेज दिया, स्पेस क्राफ्ट। 300 करोड़ में एक पिक्चर नहीं बनती है, हमने 300 करोड़ वहाँ भेज दिया। नाउ मार्स इज एट द एज ऑफ, कहाँ पर है बोलो सोनल? हैबिटेबल जोन। एज ऑफ हैबिटेबल जोन, मतलब पानी को वहाँ लिक्विड रहना चाहिए, बस आइस बनने की कगार पे होना चाहिए। बट नो प्रूफ ऑफ लाइफ इज देयर और वाटर, बट देयर इज नो लिक्विड वाटर। और अभी आपने देखा था उसमें गर्द गुबार उड़ती रहती है, ऐसा देखा था ना एक वीडियो में। नो प्रूफ ऑफ एनी ट्रेस ऑफ वाटर, पानी का एक कतरा भी नहीं मिला। तो कैसे रहेंगे हम लोग? ठीक है, इस तरीके से यहाँ चीज है। सर वो अभी मतलब पूरा किया पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। आवर मार्स मिशन वाज, जो मिशन है रोवर एयरक्राफ्ट, उससे क्या कहते हैं? हाँ, रोवर स्पेसशिप was successful। हमारा मून मिशन भी सक्सेसफुल रहा और रोवर भी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब आगे देखिए। मार्स हैज अ एटमॉस्फेयर ऑफ डस्ट। कभी तुमने ये देखा है कि जब लकड़ी जल जाती है तो राख होती है? यस सर। समझ आया? मंगल ग्रह, तो वो वाला ना मंगलयान वाला विश्लेषक हुआ था। हाँ, भेजा गया मंगलयान, काम आया। अभी एक साल ही तो हुआ। मार्स हैज एटमॉस्फेयर ऑफ डस्ट। डस्ट। कभी तुम राख पे चले हो? नो सर। ठंडी राख हो जाए, लकड़ी वकड़ी जल जाए, बहुत सारी राख हो। मून पे चलना वैसे ही है। मून पे जो राकेश शर्मा चल के आए थे, उनके पैर के निशान आज तक मौजूद है, जबकि 60 साल की बात हो गई। एटमॉस्फेयर नहीं है तो कुछ एटमॉस्फेयर नहीं तो हवा नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा।
नासा ने 60 इयर्स पहले मून पे भेजे थे, वहाँ एलियन आ गए थे, तो वो इतने डर के भाग के आ गए, तब से वो गए ही नहीं नासा। मून पे हम से आ गए। डरा के उनको धमका के भेज दिया, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताई। अभी जो विकिपीडिया से लीक हुआ है तब पता चला कि ऐसा ऐसा। जरूरी नहीं है कि एलियंस जो है मार्स वहीं मून के हो सकता है वहाँ पे कहीं से आ गए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एलियंस तो कहीं भी लैंड करते रहते हैं अपना स्पेसक्राफ्ट लेकर के, तो उड़न तश्तरी लेके लैंड किए होंगे, ये भी लैंड किए होंगे, टक्कर हो गई, ये भगाए वहाँ से। सर तो एलियन को मून पे क्या काम? वो लोग भी ऐसे ही रिसर्च करते हैं कि उनके यहाँ भी बम फूट जाए, उनके यहाँ भी तो अमेरिका होगा। द साइज ऑफ अर्थ, वही तो देश होगा, लड़ाई तो हर जगह, क्यों बोल रहा है? जहाँ पर ऐसा होगा लड़ाई होगी। स्पेस के लिए जो भी लाइफ फॉर्म है वो लड़ेंगी, देयर इज ए स्ट्रगल। ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। दैट इज साइज ऑफ द अर्थ, जिन्होंने लाइफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन स्पीसीज लिखी है, और एक स्विस साइंटिस्ट है, इनके बारे में आप 9th में पढ़ लेंगे। नाउ हम आगे देखते हैं द साइज ऑफ अर्थ। पहले तुमने क्या देखा बोलो, पहली हेडिंग कहीं लिखी है? पोजीशन ऑफ अर्थ कहीं नहीं लिखी मैंने, कहीं नहीं। ये लिखी होनी चाहिए। सर, लिखी हो? पहली हेडिंग क्या होती है? पोजीशन ऑफ द अर्थ। तुम्हारी बुक में लिखी है ना? यस सर। अरे वो तो पहली हेडिंग, तो दैट इज पहली हेडिंग क्या थी? पोजीशन ऑफ अर्थ। अर्थ की सन से पोजीशन क्या है, उसकी वजह से टेम्परेचर करेक्ट है। अब दूसरी हेडिंग क्या बोली जा रही, बोलो। मार्स को तो पढ़ लिया, मार्स के बारे में ज़्यादा नहीं साइज जाना। ऑफ द अर्थ। दूसरी हेडिंग है साइज ऑफ, जरा ध्यान दीजिए। ऑर्बिट्स, हमारी जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर, किसकी वजह से? अवर अर्थ इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। कहीं तुम ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं समझ रहे हो? यस सर। हम लोग 2 मिनट में बहुत कुछ लिख लेंगे, अभी भी हमारे पास 2 मिनट का मौका है। और जरा देखो, एंड ये क्या करती है? इट इज टिल्टेड। ये कैसी है? कीप्स द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हीट नियरली स्टेडी थ्रू आउट द ईयर। इसमें सब जगह सब कुछ होता है। It also faces extreme summers and extreme winter due to tilt। तुमने कभी ये पढ़ा है कि सन कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और कभी सदर्न हेमिस्फीयर में होता है? ये टिल्ट की वजह से। So due to its tilt, due to its tilt क्या होगा बोलो? It, ठीक है, preventing ए सीजन। एक्सट्रीम समर नहीं होती है, लेकिन क्या होती है? सीजन्स तो होते हैं कि नहीं? लिखा है ऊपर देखो, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम समर एंड एक्सट्रीम विंटर नहीं है। वो तो पोल्स पे हो रहा है, लेकिन सब जगह नहीं है। अच्छा और बताओ सर, ये पोल्स पे क्यों होता है? क्या? ये पोल पे क्यों होता है मतलब? पोल पर सनलाइट सीधी नहीं पड़ती है। पोल पर जैसे यहाँ पर है, ये सोलर सिस्टम है, अब ये चीज है, ये तुम्हारी ये तिरछी हो गई, तो अब मुझे बताओ इस पोल पर सनलाइट कभी भी पड़ेगी? यहाँ पर जाएगी। नॉर्वे में ही नहीं, नॉर्वे में लोग रहते हैं 6 महीने तक सोए रहते हैं, 6 महीने जागते हैं, 6 महीने तक। जबकि स्वीडन के बगल में, यूरोप सर कोई में कैसे सो सकता है? ऐसा ही है, रात रात में काम करते हैं, वह रात की वक्त। अब यहाँ नॉर्वे पड़ रहा है, ये देखो, तो ऐसी जगह भी कितना भी घूम ले, यहाँ पे कब सनलाइट पड़ेगी बताओ? कभी पड़ेगी नहीं। तो ऐसी जगह पे यहाँ नॉर्वे है, क्या कर पाए? क्यों नहीं पड़ेगी? वो घूमेगी अब तो क्यों? अर्थ कितना भी घूम ले, कहते हैं यार घूम रही है, जो तुम्हारी अर्थ में घुमा रही है। अब मुझे बताओ, ये तिरछी घूमे और ये है, ये, और यहाँ पे देखो ये है नॉर्वे। जब पढ़े तो यस बोल देना, तुम यस बोल रही हो? सर रिवोल्यूशन भी तो कर रहा है सर। पोल पे नहीं जा रही। यहाँ पे कभी जाएगी और कहीं चली जाएगी नहीं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब अर्थ सामने होगी, क्योंकि घूमते घूमते अभी तो ऐसे घूम रही है, लेकिन इधर आएगी तो सन के इधर आ जाएगी, तब 6 महीने मजा, 6 महीने सजा। शायद तो फिर वो तो सही है।
अगर ऐसी बात है तो आगे की चीज लो, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, लिख गया। तो कल की क्लास में 11 से 12:45 तक आपको मैथ्स कराई जाएगी, और जबकि परसों की क्लास में आपको एक टेस्ट देना होगा। जो टेस्ट होगा, देख लो पीछे, नेचर ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसका परसों टेस्ट होगा, एक्सरसाइज। देखो सर, तेजस अब तेज में नहीं है। तेजस आपने समझा दिया। क्या? देखो सर, आपने समझा दिया। तेजस अब